This is Dr. Vijaya Gulzar, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक नॉर्मल रूटीन का एक टॉपिक है और मोस्ट कॉमनली कैंसर पेशेंट्स इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल है और वो ये है कि कैंसर पेशेंट्स में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें जिनके बारे में कंसर्न होना चाहिए और जिनकी अगर वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है तो कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसके ऊपर एक कैंसर पेशेंट को वरी होना चाहिए और कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसे होता है कि जो एक कैंसर पेशेंट लैब से इन्वेस्टिगेशंस करवाता है तो अगर कैंसर पेशेंट में वो वाली इन्वेस्टिगेशन कुछ एबनॉर्मल हो या एक नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे हो तो लैब वाले उन इन्वेस्टिगेशंस को हाईलाइट कर देते हैं। जब नॉर्मल रिपोर्ट को कैंसर पेशेंट के रिपोर्ट्स को इस तरह से हाईलाइट कर दिया जाए तो फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है और पेशेंट ये शिकायत करता है कि लैब वालों ने तो हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा मेंशन किया हुआ है या इस रिपोर्ट को हमें बहुत कम मेंशन किया हुआ है तो और डॉक्टर इस पर कुछ बॉदर ही नहीं कर रहा, तो ये एक कंसर्न होता है। ओपीडी में आके मोस्टली पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि लैब वालों ने तो इस खून के खुलिये को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सो बेसिक जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो 3 होती हैं। सबसे पहले तो सीबीसी जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, सेकेंडली एलएफटी जो कि जिगर के टेस्ट होते हैं और तीसरा है आरएफटी जो कि गुर्दों के टेस्ट होते हैं। सो हम बारी बारी इन वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे एक कैंसर के मरीज़ को वरी होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए और कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पे उसे बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए, जिस पे उसे रिलैक्स रहना चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहले चीज़ है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द कैंसर पेशेंट। एक तो रेड ब्लड काउंट है, दूसरा वाइट सेल काउंट है और तीसरा प्लेटलेट। रेड ब्लड काउंट में देखना ये ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन लेवल जो एक प्रोटीन है हमारे खून में उसका लेवल कितना होना चाहिए। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में इसका लेवल फीमेल्स में 12 to 13 होना चाहिए और मेल्स में 13 to 14 होना चाहिए। अब कैंसर पेशेंट्स को जब कीमोथेरेपी मिल रही होती है, मतलब ऐसी दवाइयाँ मिल रही होती हैं जो कि कैंसर के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसकी वजह से खून के ये खुलिये ऊपर नीचे होते हैं। जब खून के ये खुलिये ऊपर नीचे होते हैं तो समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आता है इन खून के खुलियों में। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ जाए इन खून के खुलियों में तो फिर ऐसी कंडीशन में कीमोथेरेपी को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अदरवाइज़ कीमोथेरेपी इफ़ेक्टिव ही नहीं होती, फ़ायदेमंद ही नहीं होती। सो अगर HP लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल अगर 7 से कम आ गया है तो इसका मतलब है कि अब ये वो पॉइंट है जिसमें हमें कीमोथेरेपी को रोक देना है और मरीज़ को कहना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं, खून लगवाएं, होल ब्लड लेके वो वाला खून लगवाएं और वो फ्रेश होना चाहिए आफ्टर स्क्रीनिंग फॉर हेपेटाइटिस बी, C एंड HIV। अच्छा, अब अगर खून के खुलिये 7 से 10 के बीच में हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम दवाइयों के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है या फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी खुराक अच्छी करें और खुराक में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे खून बनता हो, जैसे गाजर, चुकंदर, इस किस्म की चीज़ें बनती हैं। अब आ जाती है बात TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर टोटल WBC काउंट। WBCs जो होते हैं वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, इन्फेक्शन कंट्रोल को, कि हमारी बॉडी एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट किस तरह से काम करेगी उससे शो करता है।
अगर पेशेंट का TLC लेवल बहुत कम हो तो फिर एक ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए ये कंसर्न होता है कि वो ANC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट को चेक करें। अब अगर एक एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट की एक लेवल तक अगर मेंटेन है तो इसमें कीमो नहीं रोकी जाती। इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपनी कीमो उसी तरह से कंटिन्यू करें जैसे आप लगवा रहे थे। एक्चुअली एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो है ये एक न्यूट्रोफिल सफ़ेद खून के खुली इसी किस्म के खुली होते हैं जिनकी हाफ लाइफ जो कि ब्लड में जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तकरीबन 6 से 8 घंटे हैं, और ये हमें कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। अच्छा, अब अगर एक पेशेंट के एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 1500 से कम है लेकिन 500 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन को हम लेबल करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम लेबल करते हैं एज अ न्यूट्रोपिनिक पेशेंट। इस पेशेंट में इन्फेक्शन कैच करने का इम्कान बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे मरीज़ में ये खदशा होता है कि शायद ये मरीज़ बहुत जल्दी इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा, इसे इन्फेक्शन से अफेक्ट होने का बहुत जल्दी इस पर इन्फेक्शन अपना हमला कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हम 2 तरह से मरीज़ को ट्रीट करते हैं, या तो ओरल एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है या फिर इंजेक्शन फॉर्म में IV इंजेक्शन फॉर्म में पेशेंट को ड्रिप्स दी जाती हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी की वजह से TLC काउंट या ANC काउंट अगर लेस देन 500 हो जाए, 500 से भी कम हो जाए तो ये एक बहुत ही स्वेयर कंडीशन होती है और हम ऐसे पेशेंट को लेबल करते हैं स्वेयर न्यूट्रोपिनिक पेशेंट। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएट बेसिस पे एडमिट किया जाता है, उसे आइसोलेटेड रखा जाता है और उसे प्रॉपर एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है अंडर हॉस्पिटल कंट्रोल। और हमारा एम यही होता है कि हम न्यूट्रोफिल काउंट को 1500 से ऊपर तक रखें। अच्छा, अब ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर पेशेंट में ये TLC काउंट समटाइम्स ये भी देखा गया है कि कैंसर पेशेंट में ये TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर WBC की मकदार समटाइम्स रेज हो जाती है। ऐसे केस में ये देखना होता है कि इसका कॉज क्या है, इसकी वजह क्या बन रही है। कैंसर के पेशेंट्स में समटाइम्स कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो कीमोथेरेपी मरीज़ को दी गई है, कहीं उस कीमोथेरेपी की वजह से बोन मैरो बहुत ज़्यादा सप्रेस तो नहीं हो रहा, बोन मैरो की एक्टिविटी बहुत कम तो नहीं हो रही, तो उसके अगेंस्ट एक्ट करने के लिए मरीज़ को कुछ टीकों के फॉर्म में कुछ टीके इंजेक्शन के फॉर्म में कुछ टीके दिए जाते हैं जिन्हें ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बोला जाता है। इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि TLC काउंट मरीज़ का बहुत ज़्यादा हो रहा हो। अच्छा, अब समटाइम्स कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनकी वजह से TLC काउंट सडनली रेज होना शुरू हो जाता है और वो अमूमन ब्लड कैंसर में आते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समटाइम्स मरीज़ को किसी किस्म की कोई टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है एब्रूटेनेब। अगर एब्रूटेनेब एक मरीज़ को दी जा रही है तो इसका मतलब है कि उसका TLC काउंट एक नेचुरल चीज़ है कि वो हाई लेवल्स पे ही रहेगा। या फिर मरीज़ को अगर स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो फिर उससे भी पेशेंट का TLC काउंट ज़्यादा होता है। अब हम तीसरे एलिमेंट पे बात करते हैं। तीसरा एलिमेंट है प्लेटलेट्स की नॉर्मल मिकदार जो बॉडी में होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन ये प्लेटलेट की मिकदार भी ऊपर नीचे होती रहती है बिकॉज ऑफ कीमो। अब अगर मरीज़ की मिकदार अगर 10 लाख तक है प्लेटलेट्स की तो इसमें मरीज़ को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर परसिस्टेंटली मतवातर लगातार एक प्लेटलेट काउंट मरीज़ का बहुत हाई लेवल्स पे है तो फिर ऐसी कंडीशन में मरीज़ को रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स खून के जम जाने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो ऐसे केस में मरीज़ को फिर हेमाटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन का कहा जाता है।
अब अगर प्लेटलेट काउंट मरीज़ के बहुत कम हो जाए तो इसका मतलब है कि अब मरीज़ में कहीं ना कहीं से कोई ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर तो एक मरीज़ के 75,000 तक प्लेटलेट काउंट रहता है तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में मरीज़ को किसी भी किस्म की कोई टेंशन, कोई वरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना सीरियस कंसर्न नहीं होता। लेकिन अगर मरीज़ का प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे, 20,000 या 20,000 से नीचे चला जाए तो ऐसी कंडीशन में मरीज़ को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने का बोला जाता है। अगर 20,000 से नीचे चला जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में मरीज़ को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने का बोला जाता है। लेकिन अगर मरीज़ की 75,000 से 20,000 तक रहती है प्लेटलेट काउंट तो फिर हम बस पेशेंट पे कीप ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वॉचफुल पेशेंट को रहते हैं कि कहीं से भी आपको कहीं कोई ब्रूज हो, कहीं जिस्म में नीलापन आ जाए या कहीं से कहीं ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को रुजू करें। तीसरा एलिमेंट जो हम सीबीसी में देखते हैं वो है ESR। ESR की वैल्यू 80, 90, 70 हो सकती है, ये डिपेंडिंग अपॉन द लैब रिपोर्ट है और ये मोस्टली रेज ही रहता है बिकॉज ऑफ द कैंसर इटसेल्फ ना। अब हम चलते हैं गुर्दों के टेस्ट की तरफ। गुर्दों के टेस्ट में सबसे पहले हमने 3 चीज़ें देखनी है, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगर पेशेंट का यूरिया अगर बहुत हाई लेवल्स पे जा रहा है तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है, इसमें कोई वरी होने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि मरीज़ ने पानी बहुत कम पिया हुआ है, उसके जिस्म में पानी की बहुत कमी हुई है। ऐसी कंडीशन में हम मरीज़ को कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, अगर क्रेटिनिन जिसकी वैल्यू 0.9 से 1.0 होनी चाहिए एक नॉर्मल लिमिट में, अगर उसकी वैल्यू में ऊपर नीचे आए तो फिर हम कंसर्न हो जाते हैं। अगर तो इसकी वैल्यू क्रेटिनिन की 1.0 से बहुत हाई की तरफ जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में मरीज़ को ये कहा जाता है कि वो फ़ौरन से कीमोथेरेपी रोक दे और जल्द अज जल्द गुर्दों वाले डॉक्टर को एक दफ़ा कंसल्ट करें ताकि पता चले कि गुर्दे अपना सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि कीमोथेरेपी ड्रग जो पेशेंट को दी जा रही है उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो रही, वो बॉडी में से बाहर निकल ही नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में मरीज़ को उस टॉक्सिसिटी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और फिर कीमोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। अब हम बात करते हैं ब्लड की तीसरी रिपोर्ट के एलिमेंट की तरफ जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि जिगर के टेस्ट। जिगर के टेस्ट में हमने क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हमने देखनी है। जिगर के टेस्ट में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे जा रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के लिवर सेल्स में कहीं ना कहीं कोई डैमेज आया हुआ है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा जा रहा है। और इसकी मेन निशानी ये है कि जल्द का पीला हो जाना, आंखों का पीला हो जाना, गाढ़े पीले रंग का पेशाब आना, ये इसकी एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का इतना कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बिलिरुबिन अगर मरीज़ का ज़्यादा या कम है तो वो एक डेंजरस चीज़ है। इस केस में हम पेशेंट को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं ताकि वो अंदाज़ा लगाए कि जिगर किस हद तक जिगर के सेल काम कर रहे हैं। इसके अलावा जिगर अपने कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि SGPT एंड SGOT होते हैं। अगर इनकी वैल्यू SGPT एंड SGOT की वैल्यू अगर 3 गुना नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि अब एक मरीज़ को वरीसम होने की ज़रूरत है। अब पेशेंट को कंसर्न होना चाहिए कि मेरा जिगर काम सही क्यों नहीं कर रहा, आया इसका रीज़न ड्रग है या इसका रीज़न कैंसर है या फिर अंडरलाइन कोई और
कॉज चल रहा है मरीज़ को, जिसकी वजह से मरीज़ का जिगर सही से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर ALP मरीज़ का बहुत ज़्यादा हो तो ये इंडिकेट करता है कि मरीज़ की बोन्स, हड्डियाँ सही से काम नहीं कर रही, या तो मरीज़ की बीमारी जो है कैंसर बजाते खुद हड्डियों में अब जा चुका है, या फिर मरीज़ में कहीं ना कहीं किसी लेवल की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई जिसकी वजह से ALP की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो जो भी हो, इन दोनों कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएट बेसिस पे रेफ़र किया जाता है। अब इमीडिएट बेसिस पे उसका एक MRI स्पाइन और उसकी हड्डियों की जांच पड़ताल की जाती है। So this is all about my discussion today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.